नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने मिशन के तहत बीजापुर के सुदूर और माओवाद प्रभावित क्षेत्र गुंडम में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थित केंद्रीय रिजर्व बल 153वीं वाहिनी बटालियन के कैंप में सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी सहित सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से सीधे नक्सल ऑपरेशन की मैदानी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जवानों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास के दूसरे दिन वहां पहुंचे जहां साल भर पहले तक सुरक्षा बलों के जवान भी नहीं पहुंच पाते थे। उस इलाके में नक्सलियों की ही सरकार, जनताना सरकार चलती थी। बीजापुर जिले के घनघोर नक्सल प्रभावित गांव गुंडम में पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर शाह ने ग्रामीणों से बात की। गुंडम गांव के स्कूल प्रांगण में महुए के पेड़ के नीचे चारपाई में बैठकर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से संवाद किया और ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इस गांव में सभी पक्का मकान और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन वो रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा बलों और एजेंसियों से मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की है। तो अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और नक्सलवाद को लेकर अमित शाह यहां पर कड़ा रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ऐसी जगह भी पहुंचे हैं जहां पर कुछ समय पहले तक जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी नहीं पहुंच पाते थे। तो आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का लगातार वो जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में हैं और लगातार नक्सलवाद को खात्मे के लिए उनका प्रयास बराबर जारी है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी अमित शाह आए थे तो एक टारगेट दे के गए थे कि 2026 मार्च तक जो है देश से खत्म कर दिया जाएगा, जिसको लेकर वो 5 राज्यों के डीजीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी किए थे छत्तीसगढ़ में। उसी के तहत वो जो दोबारा यार छत्तीसगढ़ में उनका पदार्पण हुआ है, 3 दिन के लिए वो छत्तीसगढ़ में रुके हैं और सिर्फ उनका टारगेट है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो सके। इसी के तहत वो लगातार पूरी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं और बस्तर दौरे पर वो बराबर जो है यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज, और साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि अमित शाह ने पहले भी जब छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा और अब यहाँ पर 2 तरह की मुहिम चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नक्सलवाद जो नक्सली ऐसे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और अमित शाह ने उनसे अपील भी की है कि अगर वो आत्मसमर्पण करेंगे तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।
जी बिल्कुल, लगातार अमित शाह की ये कहा जा सकता है कि वो पहल भी कर रहे हैं कि नक्सलवाद से छोड़कर जो नक्सली है मुख्य धारा से जुड़े उनके परिवार के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, उनको रोजगार देने की बात अमित शाह द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है काफी प्रयास किए जा रहे हैं, उनको आवास प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया जा रहा है कि नक्सली किसी भी तरह या तो मुख्य धारा से जुड़े या तो फिर गोली का निशाना बने। यही उनका साफ तौर पर संदेश है नक्सलियों के लिए गृह मंत्री अमित शाह का। और लगातार वो अभी और बस्तर दौरे पर थे तो वहाँ पर जो वहाँ के जो शहीद हुए थे नक्सली हमले में उनके परिवारजनों से उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ अच्छे से उनकी वार्ता भी हुई। लगातार वो ये कहा जा सकता है कि अमित शाह का पूरा फोकस जो है नक्सलवाद खात्मे के लिए जो उनका संदेश दिया गया है 2026 तक, उस पर काम जो है छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, और लगातार नक्सलवाद को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, अभी ऐसे कौन से नक्सलवाद प्रभावित एरिया है जहां पर अभी और ज्यादा लगाम कसने की जरूरत है? जी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया पड़ता है, पूरा बस्तर संभाग जो है नक्सलवाद से ग्रसित है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ से सटे जो राज्य है, तेलंगाना हुए, उड़ीसा हुए, महाराष्ट्र हुए, ये सब भी कुछ जिले जो है नक्सलवाद से प्रभावित है। और नक्सलवाद की वजह से जो है विकास संभव नहीं हो पा रहा, जिसे लेकर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ तेलंगाना सरकार, महाराष्ट्र सरकार और उड़ीसा, ये 5 राज्य सटे हुए हैं, उनके साथ जो बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, वहाँ के डीजीपी के साथ, पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के साथ और साथ ही साथ मुख्य सचिव के साथ, तो उसका कहीं न कहीं परिणाम अब देखने को मिल रहा है। काफी मात्रा में करीब 200 के लगभग नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे जा चुके, हजारों की तादाद में नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी हो चुका है। और उसी मुहिम को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से तत्पर कार्य कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले भी सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, तो अब क्या कुछ सरकार का प्लान है और प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई है नक्सलवाद को लेकर? जी आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार का पूरा एकदम स्पष्ट संदेश है नक्सलियों के लिए, या तो मुख्य धारा से जुड़े सरकार के जो परियोजनाएं चलाई जाए, जो योजना उनका लाभ ले, उससे जो है नक्सलवाद छोड़े और मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो फिर गोली का निशाना बने। सीधा संदेश, स्पष्ट संदेश ये गृह मंत्री अमित शाह का था। वही संदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। और इस तरह से कार्य हो रहे हैं, उससे स्पष्ट ये दिखता है कि 2026 तक जो है नक्सलवाद का खात्मा होना संभव दिख रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलियों को मार गिराने का काम कर रही है, नक्सली मुख्य धारा से कुछ जुड़ते भी जा रहे हैं, तो ऐसे ये देखने को मिल रहा है। उसका परिणाम देखने को, अच्छा परिणाम जो है अमित शाह का जो संदेश दिया गया था वो स्पष्ट रूप से अब सामने देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मनोज, और अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जो जिस तरह से वो जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी देखे जा रहे हैं, अभी क्या कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है अमित शाह के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि विपक्ष की तरफ से बयान आया था कि ठीक है, कार्य हो रहे हैं, अच्छा कार्य है नक्सलियों का, लेकिन कहीं उसमें बेगुनाह न मारे जाए, यह विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। और कुछ जो है आरोप भी लग रहे हैं जवानों के ऊपर भी, कहीं मुठभेड़ में जैसे कुछ नक्सली को मुठभेड़ में मारे गए हैं, तो वहाँ पर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नहीं, जो है उसमें जो है निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। ये तमाम जो है इसको राजनीति को भी कहा जा सकता है एक तरफ से, कि विपक्ष भी आड़े हाथों बराबर नक्सलियों की मौत पर जो है कुछ न कुछ बयान जारी करता रहता है। जी बिल्कुल मनोज, और जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा जो गुंडम गांव है वहां पर बताया जाता है कि वहां पर नक्सलवाद सबसे ज्यादा है, और अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे, तो वहां से क्या कुछ अपडेट सामने आया है? उन्होंने ग्रामीणों से वहां पर बातचीत भी की और योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली।
बिल्कुल, आपको बता दूं कि हिडबा का एक गांव है जो बस्तर क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर अमित शाह ने रात गुजारी है, जहां पर जवानों को जाने में दिक्कत होती ही थी, वहां पर अमित शाह गए। तो ये अमित शाह का सीधा नक्सलवाद के लिए कि नक्सलवाद जो है अब खात्मे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ये जिस प्रकार से नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है लगातार, और नक्सलियों के लिए काफी कुछ सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जिससे नक्सली मुक्ति धारा से जुड़े। तो इन सब बातों से अब ये देखने को मिल रहा है और लगने लगा, महसूस भी होने लगा है कि नक्सली कहीं न कहीं जो है अब कमजोर पड़ते दिखते नजर आ रहे हैं। जी चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। और अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर वो लगातार अक्सर नक्सलवाद जो एरिया हैं उनका लगातार जायजा ले रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 2 अहम MOU साइन किए गए हैं। यह पहल प्रदेश की डेयरी और वन उप विकास को गति देने के साथ ही आदिवासी समुदाय और किसानों के उत्थान की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम में दौरान छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए समझौता हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर साइन किए गए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां कुदरत ने अपनी संपदा को भरपूर मात्रा में बांटा है। यहाँ ना तो पानी की कमी है, ना भूमि और ना मेहनतकश लोगों की। आवश्यकता थी केवल एक अच्छी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही हंगामेदार तस्वीर देखने को मिली। विपक्ष ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, जबकि सरकार ने इसे लेकर सफाई दी। वहीं सत्र के दूसरे दिन सुकमा और दंतेवाड़ा के सरहदी गांवों में पुलिया निर्माण के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने सरकार को घेरा। बिना स्वीकृति के पुलिया निर्माण के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र जो है कल से शुरू हो चुका है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। और आज की बात कर ले तो आज जो है ये पूर्व मंत्री कवासी लखमा जो बस्तर क्षेत्र से आते हैं और आदिवासी के बड़े चेहरे नेता माने जाते हैं, उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान पुलिया निर्माण में काफी अनियमितताएं की बात कही। तो उसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जो है निशाना साधा और विपक्ष ने इसी बात को लेकर वॉकआउट भी कर दिया कि बिना टेंडर के निर्माण जो हुए हैं ये बड़ी अनियमितता है। इसको इसी बात को लेकर विपक्ष जो है आज वॉकआउट कर दिया, सरकार की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। जी मनोज, और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है? तो सबसे जो बड़ा मुद्दा धान खरीदी का है, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा के जो सत्र चल रहा है इसमें धान खरीदी तो बड़ा मुद्दा है ही है। इस समय धान खरीदी भी प्रदेश में चल रही है और उसको लेकर कल सरकार को निशाने पर ली विपक्ष द्वारा। और आज जो है ये बस्तर में विकास की बात को लेकर आने वाले समय की जो कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल जो है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए है, वो उस पर भी जो है विपक्ष लगातार जो है दबाव बनाते बड़े धरना प्रदर्शन भी किया है। जब तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विपक्ष इस पर भी सवाल खड़ा करेगा सरकार के ऊपर। और साथ ही साथ आपको बता दूं, शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, तो इन सब चीजों पर भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य विपक्ष द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, और ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र कितने दिन चलने वाला है और सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव इस विधानसभा सत्र में अब की बार रखे जा सकते हैं? जी आपको बता दूं कि ये विधानसभा का
और 20 तारीख तक ये विधानसभा का सत्र चलेगा और इसके बीच में 54 जो है सवाल जो है लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष जो है बराबर जो है सरकार पर दबाव बनाने का कार्य कर रहा है, इससे स्पष्ट देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो है 4 दिन तक जो है विधानसभा का सत्र चलना मुश्किल ही देखने को मिल रहा है। जी चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को टाल दिया है। विभाग ने यह निर्णय अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए लिया है। यह आदेश संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने जारी किया। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया को रोकने का फैसला 11 दिसंबर को जारी 2 पत्रों के संदर्भ में लिया गया है। आदेश के मुताबिक अब आगे की प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना है। यह आदेश पंचायत संचालनालय के संचालन और राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया है। रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक और उनके समर्थकों पर धान खरीदी केंद्र में शासकीय कार्य में बाधा डालने, गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप लगा है। फंड प्रभारी शिशुपाल भोई ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। यह घटना पुसोर ब्लॉक के ग्राम छिछोर उमरिया के धान खरीदी केंद्र की है। शिकायत के मुताबिक ग्राम छिछोर उमरिया धान खरीदी केंद्र में जाकर पूर्व विधायक प्रकाश नायक, सुखसागर गुप्ता, बजरंग गुप्ता सहित पटेल, कैलाश गुप्ता, रेशम गुप्ता और अन्य उनके 10-12 समर्थकों ने कम धान तोल करने को लेकर हंगामा किया। आरोप है कि शराब के नशे में उन्होंने शासकीय कार्य कर रहे फंड प्रभारी शिशुपाल भोज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बलौदाबाजार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने बलौदाबाजार जिले के सोनाखान, भाटापारा, पलारी, बलौदाबाजार में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध शराब और नकली शराब अवैध रूप से बिक्री करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। आरोपी गांव-गांव में अवैध रूप से शराब बेचने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मीडिया को जानकारी दी कि जिले में अपराध कम करने और राज्य शासन के निर्देश अनुसार मुसाफिरी जांच के तहत निवासियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य परिचय पत्रों, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। दुर्ग जिले में बाहरी नागरिकों की पहचान का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस विभाग की ओर से पारिजात के सभी निवासियों को अतिशीघ्र अपने घर तथा साथ रहने वाले लोगों की पूरी सत्य जानकारी देने के लिए सभी किराएदारों और मकान मालिकों को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की सलाह दी है। इस दौरान अगर कोई संदिग्ध पर कार्रवाई की बात कही। रायपुर में गुरु घासीदास का बड़ा महत्व माना जाता है। गुरु घासीदास ने देश में एकता और भाईचारा का संदेश दिया था। गुरु घासीदास का जयंती समारोह प्रदेश में हर वर्ष 18 दिसंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे लेकर राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास सतनाम संदेश समिति ने गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सतनाम मेला महोत्सव का आयोजन किया। इस मेले में देश प्रदेश के लोग शामिल होंगे। मेले के आयोजन को लेकर सतनाम संदेश समिति के संरक्षक ने कहा कि सतनाम मेला महोत्सव का आयोजन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जिला प्रशासन के संपर्क केंद्र से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। संपर्क केंद्र के माध्यम से बंधक मजदूरों को रिहा कराया गया। बंधक के परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के लोगों को परिवारजनों ने बताया कि हमारे परिवार के सदस्य को महाराष्ट्र में बंधक बनाकर रखा गया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस विभाग और श्रम विभाग से समन्वय बनाकर टीम को महाराष्ट्र भेजा गया।
सभी 27 मजदूरों को आरोपियों से मुक्त कराया गया। सभी बंधुआ मजदूर में जिला प्रशासन और कलेक्टर दीपक सोनी को आभार व्यक्त किया। जब कलेक्टर ने इसे पूछा तो बताया कि जय कामले नामक एक व्यक्ति के द्वारा अधिक राशि का लाभ देकर उनको बुलाया गया था। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।